गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं हम। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखिए, भाई मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले तो मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं, एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो हमारे दिमाग में रहता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी या नहीं होगी। तो ज्यादातर का आंसर होता है नहीं, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा जाए या और सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा जाए तो इसके बारे में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए, मैं ये कहता हूं कि वह नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने कहा कि नेट फोर्स एफ नेट मैंने यहां कितना दिया किसी सिस्टम पर 0, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट इक्वल टू 0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जरूरी नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी भी 0। आप सोचोगे कि यार फोर्स तो लगाया नहीं तो वेलोसिटी कहां से होगी। आपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। फॉर एग्जाम्पल, मैं यही एक एग्जाम्पल देता हूं। आप एक बात बताइए, आपने एक चार्ज रखा या एक चार्ज यहां रखा, ठीक है, ये दोनों चार्ज है। इस चार्ज ने इसको रिपेल कर दिया, इसने इसको रिपेल कर दिया। आपने तो बाहर से फोर्स नहीं लगाया, बट इनके बीच में इंटरनल फोर्स तो है ना। अगर इंटरनल फोर्स है, ये V1 वेलोसिटी से इधर चला गया, ये V2 वेलोसिटी से इधर चला गया, दोनों V1 V2 से जा रहे हैं, इनका मास है आपके पास M1 M2। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये राइट ये लेफ्ट, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ये बात भी अपने दिमाग में रखना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी केवल और केवल कैसी होती है, पॉजिटिव। आप नेगेटिव भी ले लोगे, स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आ जाना, क्या फर्क पड़ेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि नेट फोर्स अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो आप हमेशा काइनेटिक एनर्जी को 0 ही रखें। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम may or may not be change। ये बात याद रखनी है। उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। समझ आ गया। तो ये बात जरूर याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट को याद रखते हुए थोड़ा आगे चलना है। मैंने ये कहा कि अगर हम मान लीजिए फोर्स लगाते हैं, हमारे पास सेंटर ऑफ मास का जिक्र कर रहे हैं। We know R सेंटर ऑफ मास क्या पढ़ा था हमने, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस अप टू अपॉन M1 प्लस M2 प्लस अप टू, ये पढ़ा था। ये हमने सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पढ़ा था। बाय डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन तो मेरे हिसाब से वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा हमारे पास। देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, यहां भी करेंगे तो फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी V1 प्लस M2 V2 प्लस अप टू ऐसे चला जाएगा अपॉन M1 प्लस M2 प्लस, ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड। अगर हम दोनों तरफ दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दें तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1 V1। सॉरी बेटा, यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे वेलोसिटी का तो एक्सेलरेशन M1 A1। वैसे आप ये पढ़ भी चुके हो, बताने की खास जरूरत नहीं है, पहले भी हम बता चुके हैं। M1 प्लस M2 प्लस, ये आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। यहां से M1 प्लस M2 प्लस M टोटल है, अगर इधर मल्टीप्लाई करें
m total multiply by acceleration of center of mass is equal to m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस up to हो गया। और ये क्या हमारे पास है, f net है, दैट इज f net इज इक्वल टू टोटल मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। जो हमारे पास फॉर्मूला आया वो एफ नेट इज इक्वल टू मास टोटल मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस अप टू mn an। यहां देखिए, इफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं ये कहता हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, इसका मतलब क्या है, एफ नेट जीरो है। यही कहोगे क्या आप? अगर आप ये कहते हो कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, इसका मतलब एफ नेट क्या है, जीरो। इसका मतलब आपने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया। अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया तो आप क्या कह सकते हो, यहां से जो आपके पास फॉर्मूला है, हमने क्या कह दिया बेटा, मास टोटल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यही पढ़ा था ना आपने, एफ नेट। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, dv सेंटर ऑफ मास अपॉन dt। यही तो डिफरेंशिएशन करके लिखा है। अगर ये वैल्यू जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, जीरो। सॉरी बेटा, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। आपके पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। इट मींस व्हेन velocity of center of mass is at rest, it remains at rest if it moves with constant velocity, then it always moves with constant velocity। ये याद रखना, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगा। अगर इनिशियली उसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है तो उसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में ही रहेगा। देखिए अब मैंने क्या किया भाई, जो ये फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप ये कहो कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, इनिशियल में आप क्या कहते हो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास परमानेंट जीरो ही रहेगा। अगर मान लीजिए आप ये कहते हो कि भाई हमारे पास जो ये है v1 है इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू, ये क्या है, कांस्टेंट है। मेरी बात समझ गए? अगर ये सब कांस्टेंट है तो आपके पास ये नहीं होगा कि ये आपके पास हमेशा सेम रहे, v1 एंड v2 में चेंज। समझ गए? क्योंकि ये डायरेक्शनल है, ये कहता है कि v1 v2 चेंज हो जाएंगे ड्यू टू इंटरनल प्रेशर। हाँ, आप ये कह सकते हो कि अगर मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये आपके पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, कांस्टेंट है। मेरी बात समझ गए? क्योंकि ये अगर आपके पास कांस्टेंट है, मैंने लिखा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट है इसका मतलब P इनिशियल और P फाइनल सेम होगा। मतलब आप क्या कह सकते हो, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस अप टू इज इक्वल टू P फाइनल में m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश प्लस अप टोटल सेम रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये v1 v2 ये हमेशा ही सेम रह जाएगा। मेरी बात समझ आ गई होगी? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहां अगर हम इसको जीरो कहते हैं तो एक्सेलरेशन यहां पर कांस्टेंट हो जाता है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मान लीजिए, हाँ, अगले पॉइंट में देखिए,
अगला पॉइंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। चलो कांस्टेंट वेलोसिटी ये देखी जाएगी, मतलब हमने ये बताया था कि कांस्टेंट रहेगी। अगर ये 0 है तो 0 ही रहेगी। अगर ऐसी कंडीशन है तो मैं आपको बता देता हूं m1x1 इज इक्वल टू m2x2, या आप ये कह सकते हो m1r1 इज इक्वल टू m2r। ये फिर हमेशा हर कंडीशन में इक्वल रहेगा। इसका मतलब ये क्या कहता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0 है। ये 0 है। ये 0 कब होगा, ये 0 तब होगा जब m dr/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये क्या होता है dr/dt 0 है। इसका मतलब r क्या रहेगा, कांस्टेंट सेंटर ऑफ मास से। इसका मतलब मास, एक पार्टिकल का मास मल्टीप्लाई बाई गैप इज इक्वल टू अनदर पार्टिकल का मास मल्टीप्लाई बाई सेंटर फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू कांस्टेंट। इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब ये वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है तो ये मास से मल्टीप्लाई था, m इंटू वी करोगे तो क्या हो जाएगा m1r1 इज इक्वल टू m2r2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप ये कंडीशन लगा सकते हैं। अब इस कंडीशन के बेस पर मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल बताता हूं, बट उससे पहले एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं। चलो पहले दो न्यूमेरिकल बता देते हैं। मैं ये कहता हूं कि एक प्लैंक है, ये बोर्ड है, ये बोर्ड, ठीक है, वुडन बोर्ड लगा, और ये वाला जो जहां रखा हुआ है ना ग्राउंड पर टच है, और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस। ध्यान से समझना है। यहां पर मैंने कहा कि एक आदमी खड़ा है। इस बोर्ड की जो लेंथ है ना 20 मीटर है। इस बोर्ड की लेंथ क्या है 20 मीटर, ठीक है भाई। और इस बोर्ड का जो मास है ना वो 10 किलो है। ये 50 किलो का आदमी है जो इसके ऊपर है, ठीक है। ये इनिशियल स्टेट है, ये मैन है, इसका मास 50 किलोग्राम है। ये प्लैंक है, ये 10 किलोग्राम है। ये यहां खड़ा हुआ है एक एंड पर। ये मैन दूसरे एंड पर जा रहा है, ठीक है, दूसरे एंड। तो ये कहता है कि व्हाट इज द शिफ्टिंग ऑफ बोर्ड ऑन ग्राउंड, या व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ बोर्ड। क्लियर, ये आपने फाइंड। आपको पता है जैसे ये चलना शुरू होगा बोर्ड क्या होगा, स्लिप होना शुरू हो जाएगा और पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। मेरी बात समझ में, ये बोर्ड कहां जाना शुरू हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये क्वेश्चन कैसे करोगे, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ, ये आपने फाइंड आउट करना है कि आपने कि ये बोर्ड कितना डिस्प्लेसमेंट तक शिफ्ट हो जाएगा। ये कैसे फाइंड आउट करोगे। तो देखिए, जैसे कि आप देखिए ये एक बोर्ड है, यहां एक आदमी खड़ा है, ठीक है। ये इसकी लेंथ है 20 मीटर, इसका मास है 10 किलोग्राम जो भी है एट प्रेजेंट देखा जाए। अब अगर मान लीजिए बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, सिस्टम में देखा जाए तो दो चीजें हैं, मैन एंड बोर्ड। अगर सिस्टम में देखा जाए, हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर क्या क्या है भाई, मैन प्लस बोर्ड, यही दो है। बाहर से किसी ने किसी को धक्का दिया ही, मैन इसको पुश कर रहा है, ये मैन को पुश कर रहा है, इनके बीच में फ्रिक्शन है, यहां फ्रिक्शन लेस है,
जैसे ही ये यहां से चलना शुरू करेगा बोर्ड पीछे खिसकना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, मान लीजिए बोर्ड ये यहां से आगे जाता है और बोर्ड पीछे चलना शुरू कर देता है, बोर्ड इधर आना शुरू हो जाता है और मान लीजिए बोर्ड एक्स डिस्टेंस पर डिस्प्लेस हो गया, तो भाई ये इधर आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? जब ये आगे चलेगा तो बोर्ड पीछे आएगा और इसको तो इस एंड तक भी जाना है, क्योंकि बोर्ड तो यहां फिर खत्म हो गया, बोर्ड तो यहां आ चुका, यहां तक आ चुका, कि बोर्ड यहां पहुंच चुका। मेरी बात समझ गए? तो ये मैन कितना डिस्प्लेस हुआ, मैन का डिस्प्लेसमेंट तो यहां से यहां तक है। टोटल भाई साहब ये देखिए, ये एक्स इधर डिस्प्लेस हो गया, टोटल इसकी लेंथ 20 है, तो मैन कितना डिस्प्लेस हुआ 20 माइनस एक्स। बोर्ड कितना डिस्प्लेस हुआ एक्स। बोलो हुआ कि नहीं? पॉइंट क्लियर हो गया। हम क्या कहेंगे, मास ऑफ मैन कितना है 50 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाई कितना डिस्प्लेस हुआ 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू बोर्ड कितना है, बोर्ड का मास कितना था 10 किलोग्राम, कितना डिस्प्लेस हुआ है एक्स। और दूसरा मेथड क्या है, समेशन ऑफ एम एक्स इज इक्वल टू 0। मीन्स ये क्या था, सेंटर ऑफ मास था ना, सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। अगर सेंटर ऑफ मास मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा तो सेंटर ऑफ मास जहां था वो वही रहेगा, मीन्स वो रेस्ट में रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास के लिए तो समेशन लगाएंगे, समेशन लगाएंगे तो भाई 50 किलोग्राम ये कहां चला राइट साइड 20 माइनस एक्स प्लस ऑफ मास 10, ये कहां चला लेफ्ट, इसका मतलब है माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 0। मतलब सिस्टम में जितने भी पार्ट्स हैं सभी को इंक्लूड करो, इसको राइट साइड ले जाओ, बात वही आ गई। तो ये वाले फॉर्मूले, ये वाली ट्रिक लगानी है। यहां से एक्स आ जाएगा आपके पास, कितना आ गया ये 1000 माइनस 50x इज इक्वल टू क्या हो गया 10x, 50x उधर गया 60x, तो x इज इक्वल टू 1000 बाय 60। ये आपके पास आंसर आ गया। जितना भी आया आप नोट कर सकते हो, दोनों से सेम आएगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। एक और न्यूमेरिकल देता हूं, ये पानी है, ठीक है, इस पानी में ये बोट है, ये बोट है, इस बोट में एक आदमी तो यहां है, इस बोट में एक आदमी यहां है, ठीक है। तीनों का मैं अलग अलग मास दे देता हूं, बोट की लेंथ दे देता हूं, ठीक है। इनिशियली रेस्ट में है, बोट का मास दे देता हूं मैं 20 किलोग्राम, ये 30 किलोग्राम का है और ये है 40 किलोग्राम। ये दोनों सेम स्पीड से चलते हैं और एक एंड से दूसरे एंड तक जाते हैं, या दोनों सेंटर तक, दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, वहां तक का सेंटर ऑफ मास, वहां तक की डिस्टेंस बतानी है कि ये बोट कितनी डिस्प्लेस हो जाएगी। तो आपको पता है भाई ये किधर डिस्प्लेस करेगा बोट को, लेफ्ट राइट साइड, और ये किधर डिस्प्लेस करेगा राइट साइड। कौन से का मास ज्यादा है 40 किलोग्राम का, तो ये राइट साइड डिस्प्लेस कर देगा। मींस हमारी जो बोट है वो कहां पहुंच जाएगी, यहां पहुंच जाएगी। एग्जैक्ट इनका सेंटर देखेंगे तो यहां आ गया। हम क्या कहेंगे कि भाई साहब जो बोट का सेंटर था वो सेंटर कितना डिस्प्लेस हो गया एक्स डिस्टेंस पर, क्योंकि बोट ही एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो गई। अगर बोट एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो गई तो ध्यान से देखना, ये मान लीजिए इसकी लेंथ दे दी जाती है बोट की 10 मीटर, या बोट की लेंथ दे दी जाती है 30 मीटर, 30 मीटर लेंथ है। अब आपको पता होना चाहिए इसका सेंटर ऑफ मास तो डिस्प्लेस हो ही नहीं सकता, बोट एक्स डिस्प्लेस हुई है, बोट का मास कितना है 20 किलोग्राम, 20 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 40 किलोग्राम कहां जा रहा है लेफ्ट, 40 मल्टीप्लाई बाई कितना गया जब तक ये सेंटर पर पहुंचेगा, यहां से इसका सेंटर यहां है, ये एक्स डिस्प्लेस हो गई तो कितना आ गया 30, कितना था 15 माइनस एक्स, माइनस ऑफ 15 प्लस एक्स, क्योंकि माइनस का साइन बाहर लगाओगे 15 माइनस एक्स लिख सकते हो, माइनस लगा दो क्योंकि लेफ्ट जा रहा है, ये राइट जा रहा है, राइट जा रहा है तो कितने किलोग्राम का है 30 का। और भाई देखो हाफ तक यहां से चलना शुरू किया, ये तो 15 हो ही गया,
बट ये पहुंचा कहाँ है, यहाँ x डिस्टेंस आगे 15 प्लस x इज इक्वल टू क्या हो गया 0। निकाल दीजिए x की वैल्यू। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, या दोनों एक दूसरे को कितने डिस्टेंस पर डिस्प्लेस करके क्रॉस कर देंगे, इस तरह के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस करके देखना। सेंटर ऑफ मास मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया है, सेंटर ऑफ मास में इससे ज्यादा मैं और नहीं कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू।